जय सर। शुरू भी किया है कि नहीं? जय हिंद आप सभी को। जय हिंद सर। शुरू करते हैं साइंस की क्लास, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन जो एमसीक्यू रहेंगे और उन सभी पे हम डिस्कस करेंगे भाई। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, 32 डिग्री सेल्सियस जो है कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है? 32 डिग्री फारेनहाइट के बारे में पूछा है। 32 डिग्री फारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है? ऑप्शन ए 0, बी है 100, सी है 48 और डी है 24। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसमें? 0 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होता है भाई? 32 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है। कई बार एग्जाम में फारेनहाइट से सेल्सियस, सेल्सियस से फारेनहाइट में चेंज करने का एक फॉर्मूला पूछा जाता है, वो क्या है? क्या है? F माइनस 32, ठीक है, अपॉन में 9 और इज इक्वल टू C अपॉन में 5। इस फॉर्मूले में जब अगर आपको फारेनहाइट की वैल्यू दे रखी है तो आप फारेनहाइट में रख दोगे और इज इक्वल टू इसको जो मैथमेटिक्स जो जानते हैं उसको सोल्व कर सकते हैं। और अगर सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है तो आप सेल्सियस में C की जगह वो वैल्यू पुटअप कर दो और मैथमेटिकली जो ऑपरेशन जो लगते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसे सोल्व कर सकते हो। इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है भाई? कौन सी हड्डी मानव की टांग में होती है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में फीमर, बी में रेडियस, सी में अल्ना और डी में हुमरस। तो जो पांव, मानव के जो पांव में जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है? फीमर होती है। और सबसे बड़ी हड्डी की भी अगर बात करें तो कौन सी होती है? फीमर। सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज। कौन सी भाई? स्टेपिज। कहाँ पर होती है? कान में। कहाँ पर होती है? कान में। तो फीमर कहाँ पर है? जान में। रेडियस कहाँ पर होती है? कहाँ पर भाई? हाथ में। अल्ना और हुमरस हाथ में। कहाँ पर होती है? हाथ में। तीनों ही हड्डियां ये होती है हाथ में, और एक कहाँ पर होती है? पाँव में। अब देख लीजिएगा, दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? अब देखिएगा, इनकी जो लोकेशन है ना, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। क्या पूछा है? कुछ नहीं सर, तुम्हारा होगा। बाद में बता देना किसका है ये। देखिए उसके बाद क्या है, सबसे पहले देख लीजिएगा, जो टीबिया और फेबुला, ये जो है टीबिया और पाँव में होती हैं दो हड्डियां, एक टीबिया और कौन सी? फेबुला। याद रखना, टीबिया और फेबुला कहां पर होती हैं? पाँव में होती है। फीमर हड्डी ये है, ठीक है ना। फीमर हड्डी क्या है? ये है, जांग में होती है। सबसे बड़ी हड्डी की जो बात की जाती है वो फीमर होती है। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना हाथ में यहाँ पर दो हड्डियां होती हैं जो ज्वाइंट नहीं होती। ये जो हिस्सा होता है हाथ का, उसमें कौन सी होती हैं? रेडियस और अल्ना होती हैं। क्लियर है? और हुमरस जो है ये वाली हड्डी है। हुमरस जो है ये वाली हड्डी है। इसमें आपको जो हुमरस पूछा जाता है तो हाथ की जो लोकेशन है वो ये रहेगी। उसके बाद आपसे पूछा जाता है खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? बार बार ये क्वेश्चन रिपीट करवाया, कितनी होती है? कितनी? 8। पूरे सर में अगर बात की जाए तो 29। चेहरे के अंदर बात की जाए तो 14। कितनी? 14। हुमरस कहां पर है? हाथ में। रेडियस और अल्ना कहां पर है? हाथ में। फीमर कहां पर है? पाँव में। और टीबिया और फेबुला कहां पर है? तो उसके बाद ये होती है भाई पेल्विक्स होती है यहाँ पर, ठीक है ना। इसके पीछे जो होती है स्कूपुला, और ये जो होती है बोन जो हड्डी है इनको क्लेविकल बोलते हैं। जब ये स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट पढ़ेंगे ना, हड्डियों का जो ढांचा है उसमें कितने प्रकार की हड्डियां होती हैं तो उसमें हम डिस्कस कंप्लीट करेंगे। बाकी तब तक आप लोग इस चीज को याद जरूर रखना। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है भाई, जो पत्तियां हैं उनका जो रंग है, ठीक है, हरा, किस वजह से होता है? तो किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए में है हरित लवक, बी में है पानी, सी में जाइलम और डी में प्रकाश। तो किसकी वजह से होता है पत्तियों का रंग हरा? हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल की वजह से। पत्तियों का जो कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से हरा होता है। और अगर पत्तियां यानी कि पौधे का रसोई घर किसको बोला जाता है? पौधे का रसोई घर किसको बोला जाता है? तो ये भी किसको बोला जाता है? पत्तियों को बोला जाता है, ठीक है। और पौधे जो अपना भोजन जो बनाते हैं वो किस प्रक्रिया के दौरान बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। पौधे के जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस जो है पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया है। उसके बाद में है, देखिएगा क्या है,
इसमें है निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय या रिन्यूएबल जो सोर्स है वो है, ठीक है ना। रिन्यूएबल सोर्स और नॉन रिन्यूएबल सोर्स होते हैं भाई एक ऐसी चीज जो क्या है बार बार हम लोग यूज कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल होते हैं जो एक बार यूज कर ली तो वो दोबारा से यूज नहीं हो सकती। जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को बनने में क्या लगते हैं, हजारों साल लगते हैं। तो अगर हमने पेट्रोलियम का एक्सेस हम अगर उसको यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब पेट्रोलियम के जो स्रोत है वो धीरे धीरे क्या होने लग रहे हैं, कम होने लग रहे हैं, ठीक है ना। तो ये नॉन रिन्यूएबल है, ये दोबारा से हमारे को नहीं मिल सकते। कोयला है, कोयला भी जमीन के अंदर हजारों लाखों सालों की प्रक्रिया के बाद बनता है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, ये भी हमारे को दोबारा से यूज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का रिन्यूएबल यानी कि हमारे को यूज करने के बाद वो खत्म नहीं होता या हमारे को दोबारा मिल सकता है, तो कौन सा होगा भाई, हवा। कोयला है दोबारा नहीं मिलता, पेट्रोलियम ये भी नहीं मिलता, और प्राकृतिक गैस भी, तो हमारे को क्या है, हवा जो है वो अक्षय या रिन्यूएबल ऊर्जा का स्रोत रहेगा। अगला क्या है, मछलियां जो है किसके द्वारा सांस लेती हैं, त्वचा, गलफड़े, फेफड़े, इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा भाई, गिल्स के द्वारा। मछली किसके द्वारा सांस लेती है, गिल्स के द्वारा। और मछली के जो हृदय है उसके अंदर कितने चैम्बर होते हैं, कितने होते हैं, याद रखते हो, मतलब है तीन किसके अंदर होते हैं, किसके अंदर होते हैं, मेंढक के अंदर कितने, तीन। और मानव के अंदर कितने, चार। कोई ऐसा भी जीव है जो त्वचा से सांस लेता है, मेंढक और केचुआ। केचुआ और मेंढक जो है स्किन से सांस लेते हैं, ठीक है ना। केचुआ और मेंढक, केचुआ और मेंढक जो है, मेंढक जब पानी के अंदर होता है ना तब किसके द्वारा सांस लेता है, त्वचा के द्वारा, स्किन के द्वारा, ठीक है। बाहर फिर तो गलफड़े ना, वो क्या है, क्या बोलते हैं, गिल्स यार, फेफड़े, फेफड़ों के द्वारा, क्योंकि उसके हड्डी में कितने चैम्बर होते हैं, तीन होते हैं। फेफड़े वाला भी काम करता है और वो मछली वाला भी काम करता है। उसके बाद भाई फेफड़े वाला तो ह्यूमन है ही। अगला देखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र रहेगा वो क्या रहेगा, CaOH2। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रहेगा। एक हमने इसके बारे में पढ़ा था, ये है जिंक क्लोराइड। क्या काम आता है, लकड़ी के ऊपर, लकड़ी को कीड़ों से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। किसका किया जाता है, जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। लकड़ी को कीड़ों से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। अगला देखिएगा, चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा, वही रहेगा, घटेगा या कोई नहीं, डिक्रीज होगा भाई, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा घटेगा। अगर चंद्रमा पर कोई व्यक्ति जाता है, क्योंकि चंद्रमा की जो ग्रेविटी है वो पृथ्वी की ग्रेविटी का कितना है, कितना है, 1/6। अगर यहाँ पर पृथ्वी पर किसी का भार 60 kg है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लोहे का प्रतीक क्या है, F है, Fe है, Na है या Pb है, कौन सा है, Fe। लोहे का जो प्रतीक है वो Fe है। ये Na किसका है, सोडियम का। सोडियम का क्या होता है, सोडियम का Na। गोल्ड का, सोना अगर बात करते हैं तो सोने का प्रतीक क्या होता है, Au। चांदी, सिल्वर क्या होता है, Ag। मरकरी, पारा क्या होता है, क्या होता है, Hg। क्या होता है, Hg। सीसा, लेड, Pb। क्या होता है, Pb। पोटेशियम, पोटेशियम क्या होता है, K। तो ये भाई कुछ ऐसे सिंबल हैं जो नाम के अलावा, इनको मतलब नाम इनका कुछ और होता है और सिंबल कुछ और होता है, तो ये आप लोगों ने याद रख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद है समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दबाव सर्वाधिक होता है। समुद्र सतह से ऊपर उठ जाने पर वायुमंडलीय दबाव में क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इनमें से कोई नहीं है। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दबाव क्या जाता है, कम। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। वायुमंडलीय दबाव को मापा किससे जाता है, बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दबाव को किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से।
बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दबाव। और अगर हम बात करते हैं हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर आर्द्रता क्या मापी जाती है? आर्द्रता मापी जाती है। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? शुद्धता किसकी? दूध की। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। हाइड्रोमीटर घनत्व, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? पानी का घनत्व। हाइड्रोमीटर से पानी का घनत्व मापा जाता है। अगला देखिएगा, विद्युत का सुचालक कौन सा है? कंच, कागज, रबड़ और तांबा। तो सुचालक पूछा ना, तो सुचालक कौन सा है? कॉपर। बाकी सभी क्या है? कुचालक है, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास है नहीं हो सकती। कल जो एग्जाम होगा ना, सारे के सारे उसमें आएंगे। और फिर अगर किसी के नंबर कम आए हैं ना, फिर देखते हैं। जब धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व, घनत्व की बात हो रही है भाई, ठीक है ना। जब धातु को गर्म किया जाता है तो 3 या 4 चीजें होती हैं। नंबर 1 तो लंबाई के ऊपर प्रभाव पड़ना, ठीक है ना। एक तो होता है लंबाई, धातु को जब गर्म किया जाता है तो लंबाई। सेकंड होता है क्षेत्रफल, और थर्ड होता है आयतन। और एक अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है घनत्व। जब धातु को गर्म किया जाता है तो इन तीनों चीजों में क्या होता है? मतलब इंक्रीज होता है। ये तीनों चीज क्या होती है? इंक्रीज। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो लंबाई क्या करेगी? बढ़ेगी। क्षेत्रफल क्या करेगा? आयतन क्या करेगा? बढ़ेगा। लेकिन अगर घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। घनत्व समझते हो? डेंसिटी यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है द्रव्यमान अपॉन में आयतन। द्रव्यमान अपॉन में आयतन। इसको क्या बोला जाता है? घनत्व बोला जाता है। कि कोई चीज के अंदर, मान लीजिए पानी के अंदर कोई चीज डाल रहे हैं, तो अगर हम लोहे का वेट अगर मापें, जैसे हम वेट मापते हैं, अगर वो डालेंगे तो उसमें क्या होता है? एरिया कम होता है और वेट क्या होता है उसमें? ज्यादा। अगर उसी 1 kg वेट को अगर हम चद्दर बना लें, एक पीट कर क्या बना लें? चद्दर बना लें, और तब पानी पे डालेंगे तो जल्दी से नहीं डूबेगी। क्योंकि अब क्या होगा? वेट तो 1 kg है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एरिया में क्या हो चुका है? फैल चुका है। तो इसको घनत्व बोलते हैं कि छोटे से जगह पर कितना ज्यादा उसके अंदर। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर 1 कील पर खड़ा होगा तो उसके पांव में लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि मनुष्य का जो पूरा वेट है वो उस 1 कील के ऊपर है। लेकिन अगर हजारों कीले किसी चीज के अंदर लगा के उस पर अगर किसी आदमी को खड़ा किया जाए तो नहीं चुभेगी, क्योंकि अब उसका जो वेट है वो क्या हो चुका है? डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, फैल चुका है। तो इसी मतलब अभी जो धातु है जब गर्म किया जाता है तो उसके घनत्व पे क्या फर्क पड़ता है भाई? घटता है। क्या होता है? घटता है। अगला क्वेश्चन है, रबड़ की उत्पत्ति कहां से होती है? रबड़ की उत्पत्ति कहां से होती है? तो कहा भाई? पेड़ से। तो ऑप्शन जो सी ऑप्शन रहेगा, पेड़ से रबड़ की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन, कंपास की सुई हमेशा किस ओर इशारा करती है? किस ओर इशारा करती है भाई? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर की तरफ, ठीक है। कंपास की जो सुई होती है वो हमेशा किसकी तरफ डायरेक्शन करती है? नॉर्थ, ठीक है ना। इसको मैग्नेटिक पोल भी बोला जाता है, चुंबकीय ध्रुव भी बोला जाता है। उत्तर जो है नॉर्थ की तरफ ये इशारा या साइड अपना जो दिखाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी भाई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उसके बाद अगर लुई पास्चर की बात करें तो इसने क्या काम किया था? रेबीज के टीके की खोज की थी। 16 मार्च को टीकाकरण दिवस मनाया गया है। 16 मार्च को क्या मनाया गया है? टीकाकरण दिवस मनाया गया है। तो वो इसी रेबीज के टीके की क्या हुई थी? उस दिन खोज हुई थी, ठीक है। और एडवर्ड जेनर की बात करें तो इसने क्या किया था? एडवर्ड जेनर ने, पीछे कौन बताएगा? कल परसों भी दिमाग पे ऐसे जो डाल रहे हैं जैसे इनको याद है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। किसकी की थी? चेचक के टीके की खोज की थी। कोई नहीं बताएगा। लीवनहॉक, एक मिनट, कोई आवाज नहीं करेगा। हाँ आप बताइए, लीवनहॉक ने क्या काम किया था? रुक जा रे। हाँ हाँ बता। मोहम्मद
कोशिका की खोज की थी, लेकिन कौन सी कोशिका की? जीवित कोशिका की। तो लीeuwenhoek क्या थे? कोशिका की खोज करने वाले थे, याद रखा करो यार, बैठ जा। उसके बाद है बॉक्साइट किस धातु का एसिड है? बॉक्साइट किस धातु का है भाई? एल्युमिनियम का है। तो बॉक्साइट जो है ऑप्शन ए बी सी डी में से यहाँ पर जो है एल्युमिनियम का जो एसिड है वो क्या है? बॉक्साइट है। क्लियर है? मुख्य इसका एसिड है भाई ये बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम का मुख्य एसिड कौन सा है? ये प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि एल्युमिनियम का एसिड कौन सा है या एल्युमिनियम का मुख्य एसिड कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का मुख्य एसिड रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाथ से गैस कौन सी है? कौन सी है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाई, सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। N2 होती है क्या? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है लाफिंग गैस के नाम से जानी जाती है। ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? नियोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? आग बुझाने के लिए कौन सी भाई? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं उनमें कौन सी डाली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में नियोन कहां पर डाली जाती है भाई? नियोन गैस बल्ब के अंदर, बल्ब या सीएफएल के अंदर। नाइट्रोजन गैस है गाड़ियों में भी डाली जाती है आजकल तो, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है? जहरीली गैस होती है। क्या होती है? जहरीली गैस होती है। बल्ब में भी डाली जाती है। बताइएगा, चमगादड़ अंडे देता है? प्रश्न पढ़ो पहले क्या है। कौन सा स्तनपायी अंडे देता है? चमगादड़ है, गिलहरी है, कंगारू है, डक बिल्स, प्लेटलेस। देखिएगा भाई, ये सभी बच्चों को जन्म देने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो डक बिल्स प्लेटिपस जो है वो क्या है? अंडे देता है। और इसी के साथ ही देख लो ये होता है। वाओ क्या मतलब है? देख लो जो है भाई डक बिल्स। आपको ये है क्वेश्चन तो पढ़ा दिया, लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि ऐसा जीव होता है, ठीक है ना। तो ये डक बिल्स है जो क्या देता है? एक स्तनधारी है जो क्या देता है? अंडे देता है। क्लियर है? ऐसे इमेज के साथ काम करेंगे भैया आगे, ठीक है ना। कुछ नया इंटरफेरेंस होना चाहिए। अगला देखिएगा, लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी का संबंध किससे है? रेडार से है, उत्तक विज्ञान से, लेजर बीम का अध्ययन है या सर्जरी और रोग की जांच करने के लिए है? तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो सर्जरी और रोग की जांच करने के लिए हुआ तो होता है भाई लेप्रोस्कोपी। अब वो कैसा होता है? आवाज ना करें। वो कैसा होता है ये भी देख लीजिएगा। जो लेप्रोस्कोपी है वो सर्जरी और रोग की जांच करने के लिए होता है। तो इसमें ये जो है ये क्या है? लेप्रोस्कोपी है, ठीक है ना। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये लेप्रोस्कोप है। और इससे क्या किए जाते हैं? जो अंदर बगैर चीर फाड़ किए, बगैर खून का ज्यादा बहाव किए क्या किया जाता है? जांच या इलाज किया जाता है। किससे? लेप्रोस्कोपी से। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, द्रव्य की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? कौन सी होती है भाई? प्लाज्मा। द्रव्य जो है उसकी फोर्थ स्टेज होती है। ऑप्शन सी जो रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। प्लाज्मा जो है वो इसकी फोर्थ स्टेज रहेगी। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा उर्वरक मिक्स्ड है, मतलब मिक्सर है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूरिया, CN, ठीक है ना। उसके बाद अमोनियम सल्फेट और NPK। तो ये NPK वैसे नाम लिखा हुआ है, नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम। नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम का क्या होता है? मिक्सर होता है। तो इसको बोला जाता है मिक्सर उर्वरक है ये। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से गाय के दूध में कौन सा विटामिन होता है? कौन सा होता भाई? विटामिन ए होता भाई। और विटामिन डी भी होता है। विटामिन डी भी होता है, विटामिन ए भी होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर ऑप्शन लगाओगे तो ऑप्शन जब एक ही बात सुनने की बात आए तो ऑप्शन ए लगा देना, ठीक है ना। गाय का दूध कैसा होता है? पीला। किसकी वजह से होता है? कैरोटीन किसमें होता है? विटामिन ए से। समझ में आया? तो अगर हम बात करते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? क्या भाई? विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन बी का थायमिन, विटामिन बी का थायमिन। और विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल,
ठीक है ना। विटामिन डी का क्या होता है, कैल्सीफेरोल। वहीं पर अगर बात करते हैं विटामिन ए से रोग कौन सा भाई, रतौंधी। विटामिन सी से कौन सा रोग है, विटामिन बी से बेरी बेरी। विटामिन बी से विटामिन डी से रिकेट्स, कौन सा भाई, या ऑस्टियोमलेशिया। तो ये विटामिन डी की वजह से होता है। उसके बाद टाइफाइड किस हिस्से को प्रभावित करता है, चार ऑप्शन है, चारों एक एक बता दो, सारे हो जाएंगे। टाइफाइड किस रोग से, तो भाई टाइफाइड जो है वो किसको प्रभावित करता है, उसके आंत को प्रभावित करता है। जोंडिस अगर पीलिया की बात करें तो वो किसको करता है, यकृत को करता है, ठीक है। निमोनिया, निमोनिया की अगर बात करें तो किसको करता है, फेफड़ों को हानि पहुंचाता है, सीधी बात ये। अगला क्वेश्चन, किस दांत के 3 जड़ें होती हैं, किस दांत की 3 जड़ें होती हैं। तो यहाँ पर जो प्रीमोलर है उस दांत की कितनी जड़ें होती हैं, 3 जड़ें होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि दांत के जो हिस्से होते हैं कौन कौन से होते हैं, जो आगे आगे होते हैं दांत में। अगर ऐसे हिस्से की अगर बात करें तो दांत में क्या है, 2 दांत यहाँ पर और 2 यहाँ पर होते हैं। उनको कौन से बोला जाता है, उनको बोला जाता है इंसीजर। क्या बोला जाता है, इंसीजर। रत्नक और चौरणक बोलते हैं हिंदी में तो, लेकिन हिंदी में आप लोगों को याद रहेगा नहीं क्या रत्नक होता है, क्या चौरणक होता है। अगर चौरणक और एक और होता है करदंत, ऐसा कुछ नाम है मतलब हिंदी में, बट इंग्लिश में याद रखना। जो आगे वाले जो दांत होते हैं, जैसे सेब वगैरह खाते हो तो आगे वाले हिस्से से काट के खाते हो ना, तो वो किससे काटते हो, इंसीजर से। किससे भाई, इंसीजर से, इंसीजर काटने वाला दांत। फिर होते हैं जैसे मांसाहारी जो जीव होते हैं ना, उनके दांत होते हैं ज्यादा बड़े, जैसे कुत्ते के हैं, बिल्ली के हैं, तो इनको बोलते हैं कैनाइन। क्या बोलते हैं, कैनाइन बोलते हैं। और इनके पीछे वाले जो दांत होते हैं उनको बोलते हैं प्रीमोलर। क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। और फिर जो सबसे लास्ट में बचे उनको क्या बोलते हैं, मोलर बोलते हैं। टोटल कितने दांत होते हैं, 32। दूध के दांत कितने होते हैं, कितने होते हैं, 20। मनुष्य के पूरे जीवन में कितने दांत आते हैं, 52। कितने दांत भाई, 52। मनुष्य का अगर आपसे पूछ लिया जाए पूरे जीवन काल में कितने दांत होते हैं, तो 52। कुल दांत कितने होते हैं, 32। और दूध वाले दांत कितने होते हैं, 20। यही दांत टूट के वापिस आते हैं, इसलिए वो 52 हो जाते हैं, वरना तो 32 ही होते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में मदद करती है, लार किसके पाचन में मदद करती है, स्टार्च। स्टार्च के पाचन में मदद करती है। और स्टार्च का जो पाचन होता है वो कहां से स्टार्ट हो जाता है, मुख से हो जाता है। कहां से हो जाता है, मुख से। अगर हम बात करें प्रोटीन का पाचन कहां से स्टार्ट होता है, तो ये होता है भाई अमाशय से। कहां से, अमाशय से। कहां से, अमाशय से। प्रोटीन का पाचन कहां से होता है, अमाशय से, ठीक है ना। और वसा का पाचन कहां से होता है, छोटी आंत से। कहां से होता है, छोटी आंत से। वसा का छोटी आंत से, प्रोटीन का अमाशय से। और कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें या फिर स्टार्च की बात करें तो इसका कहां से होता है, मुख से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद निकट दृष्टि होता है। निकट दृष्टि दोष आइरिस के स्थान पर बदलने से, कमजोर मांसपेशियों की वजह से, आंख की पुतली में आकार में परिवर्तन या रेटिना की कमजोरी। तो ठीक है ना। तो मेनली ये दोनों ही कारण होते हैं, आंख की पुतली का कमजोर और रेटिना की कमजोरी भी होता है, क्योंकि यहाँ से जो फोकस बनता है वो रेटिना के आगे और पीछे बनने लगता है, ठीक है ना। 2 प्रकार के दोष होते हैं ना, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। अगर हम निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, अगर कोई नॉर्मल बंदा है, अगर कोई नॉर्मल बंदा है तो उसकी जो इमेज है ना वो बिल्कुल यहाँ बनेगी। उसकी इमेज कहाँ बनने लग रही है, बिल्कुल इसके ऊपर, रेटिना के ऊपर। समझ में आया। ये लेंस से होकर आया है। कौन सा लेंस होता है यहाँ पर, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। तो यहाँ पर इमेज फॉर्म बनी। अब तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो, ये नॉर्मल विजन वाला व्यक्ति है। ये कौन सा है, निकट दृष्टि दोष वाला है। कौन सा है, निकट दृष्टि दोष वाला। निकट दृष्टि दोष वाले की इमेज कहाँ बनने लग रही है, आगे बढ़ने लग रही है ना। तो इसको बोलते हैं निकट दृष्टि, यानी कि रेटिना से पहले ही बन जा रही है इसकी इमेज। तो ये हो गया निकट दृष्टि दोष। उसके बाद अगर आप लोग देख पाओगे तो इसका जो फर्क है वो खुद ही अंदाजा लगा लो। अब ये है हाइपरमायोपिया, तो इसमें इमेज कहाँ बनने लग रही है, रेटिना की कहाँ बनने लग रही है, पीछे बनने लग रही है। तो इसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। कौन सा हो जाएगा ये, दूर, रेटिना से दूर बढ़ने लग रही है, और वो रेटिना से क्या बनने लग रही है, पहले बढ़ने लग रही है। तो इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। और ये होता है एस्टिमेगेटिज्म, मतलब अबिंदुकता। क्या होता है, अबिंदुकता।
तो ए बिंदुता में क्या है, आप लोग इसमें थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि एक इमेज यहाँ से बन रही है, एक इमेज यहाँ से बन रही है, एक इमेज यहाँ से बन रही है, मतलब प्रॉपर उसको क्या नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता, ठीक है ना, प्रॉपर फोकस नहीं कर रहा, तो उसको एस्टिमेटिज्म बोल सकते हैं या अबिंदुता बोल सकते हैं। तो ये कुछ इसमें फर्क है भाई, आप लोग अच्छे से इसको देख के पता लगा लेना है, क्योंकि कई बार याद नहीं रहता कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूरदृष्टि दोष, तो यहाँ से आप लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन जो है वो कितना होता है, एक 1200, 1250 या 1500, कितना होता है भाई, 1350 से, ठीक है ना, 1450 के बीच में होता है, 1350 से 14, तो यहाँ पर 13.5 और 14 कौन सा है ही नहीं, तो बचा कौन सा, 1500 ग्राम क्या है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। क्लियर है। मस्तिष्क में आप लोगों को जब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी पढ़ाई जाएगी, तब भी आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आमतौर पर हवा से फैलती है। देखिएगा, प्लेग हवा से फैल सकता है क्या, चूहों से फैलता है, ठीक है। उसके बाद टाइफाइड की अगर बात करें तो बैक्टीरिया से फैलता है, हैजा की अगर बात करें तो किसके द्वारा फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। तो बचा कौन है, तपेदी। जो टीबी होता है ना, वो किसके द्वारा फैलता है, हवा से फैलने वाला रोग है, हवा जनित रोग है, याद रह जाएगा। उसके बाद है, पानी का घनत्व अधिकतम किसमें होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर भाई, 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी की अगर डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा कितने डिग्री सेल्सियस पर होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। एक और क्वेश्चन होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री सेल्सियस पर, या ये मान के चलिएगा कितने डिग्री पर, सेल्सियस नहीं होता, कितने डिग्री पर फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कितने डिग्री पर सेल्सियस और फारेनहाइट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा भाई, -40 डिग्री, -40 डिग्री होता है वहां पर, सेल्सियस होता है, फारेनहाइट होता है, समझ में आया। -40 डिग्री पर फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या रहते हैं। एक बोला जाता है परमताप, क्या बोला जाता है, परमताप बोला जाता है। तो जो केल्विन में जितना कोई स्केल है ना, केल्विन में जो टेम्परेचर है उसको क्या बोला जाता है, परम ताप बोला जाता है, परम ताप बोला जाता है। और जैसे 0 डिग्री केल्विन है तो परम शून्य हो जाता है। 0 डिग्री अगर केल्विन की बात की जाती है तो क्या हो जाता है, परम शून्य हो जाता है। समझ में आया, केल्विन। और आपको पता होगा कि टेम्परेचर यानी कि तापमान को मापा जाता है, वो किस में मापा जाता है, केल्विन में। किसमें मापा जाता है, ऐसा यूनिट है ना, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन है। तो ये हुए आपके भाई आज के 30 क्वेश्चन, इतना ही है अपना। तो समझ में आ गए, यस सर, नहीं आई, क्लियर है, यस सर, किसी को कोई डाउट, करें बंद, यस सर। कहाँ मिलेगी ये क्लास, कहाँ पर है, दो भाई स्पेलिंग लिख देते हैं, TH ये, ठीक है। आज अगली स्लाइड लगाना भूल गए, तो तब तक के लिए अगली क्लास के लिए जय।